भैया, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। बहुत ही कम समय हमारे पास बचा हुआ है, सिर्फ 1 महीने का टाइम है और 1 महीने में ही उम्मीद है आपके प्री बोर्ड और प्री बोर्ड के साथ में प्रैक्टिकल्स भी लगे हुए होंगे। तो उसी में से आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम आपका है, टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा और किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए ये मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूंगा। अभी क्या है, मेनली आपके पास प्री बोर्ड्स आपके चल रहे हैं, बोर्ड्स पे आपका फोकस है और एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्हीं 1 महीने में, इसी 1 महीने में आपको सब कुछ तैयार करना है। और कोशिश ये भी बना के रखिए, एक माइंड मेकअप रखे रखिए कि 90% के अबव आपको जाना ही है, क्योंकि आज के टाइम पे 90% से, देखिए सीधी सी बात है, 2 तरीके के लोगों को याद किया जाता है, या तो जो एट द टॉप रहते हैं या एट द बॉटम वालों को। तो कोशिश करिए एट द टॉप पे रहिए, है ना। उम्मीद करिए कि 90% तो गेन ही हो जाए कम से कम। 90% नहीं गेन होंगे तो आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आपको खुद को प्रूफ करने में समस्या होगी। खुद को प्रूफ करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक ना एक एग्जाम में खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, खुद को एक ऐसी जगह स्टेबल दिखाना पड़ेगा लोगों को, ताकि लोग आप बिलीव करना स्टार्ट करें। नहीं अपने लिए तो कम से कम समाज के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। समाज को आप नकार नहीं सकते, इसी में रहना है आपको। और खुद को मजबूत बनाए रखिए, बी ब्रेव, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर इसी तरह लगे रहेंगे तो बिल्कुल होगा। 90% से अबव भी लोग लाते हैं और आप में से कुछ लोग लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो देखते हैं कि चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जाएगी। आपको कोशिश करेंगे जैसा मैं समझा रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर उसी को आप फॉलो करते रहेंगे तो इसकी गारंटी है कि एक बार में आपको चैप्टर समझ में आएगा। और यहाँ मैं सिर्फ उतना बताने वाला हूँ जितना अभी आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको डेप्थ की चीजें भी आसानी से समझ में आ सके। तो बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की। होता क्या है अल्टरनेटिंग करंट? तो अल्टरनेटिंग करंट जैसा कि करंट है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही होगा। यहाँ भी क्या फ्लो करेगा? चार्ज ही फ्लो करेगा और उसकी वजह से एक करंट डेवलप होगी। लेकिन इस करंट की का बिहेवियर जो होगा वो हल्का सा डिफर करेगा। कैसे डिफर करेगा? तो अल्टरनेटिंग करंट को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी चेंज हो जाए। कैसे बात करेंगे? अ करंट whose magnitude and direction both changes with continuously is called as alternating current। इसको क्या बोला जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट बोला जाएगा। अब अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसका रिप्रेजेंटेशन एक हम साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में करते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन है। ये टाइम की एक्सिस हो गई आपकी, ये टाइम की एक्सिस है और ये जो एक्सिस है ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, साइनोसॉइडल फंक्शन में क्या बताता है? ये मीन पोजीशन के अबाउट डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट है। इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारी करंट के पास 2 डायरेक्शंस हैं। कौन कौन सी? एक पॉजिटिव पोलैरिटी वाली डायरेक्शन, एक नेगेटिव पोलैरिटी वाली डायरेक्शन। जबकि हम जानते क्या है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके पास डायरेक्शन आई कैसे? सवाल ये खड़ा होता है कि अगर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शंस कहां से आई? तो डायरेक्शन के लिए जरा हम चलते हैं कि ये करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन का सोर्स क्या है, किस तरीके से ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो जरा बात करेंगे कि इसके प्रोडक्शन के बारे में। नॉर्मल अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होगा। अब अगर डायरेक्ट करंट के सोर्स की बात करें तो डायरेक्ट करंट का सोर्स कैसा होता है? इसका सोर्स के लिए हम क्या करते हैं? एक बैटरी लगा देते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव। तो ये आपका क्या करेगा? एक डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगी बैटरी। ये बैटरी है या सेल है? सेल का सिंबल है। और सेल क्या करेगा? आपको एक डायरेक्ट करंट देगा जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये डीसी से कह सकते हैं बैटरी से प्रोड्यूस नहीं होता। इसके प्रोड्यूस होने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ईएमएफ सोर्स चाहिए। और ईएमएफ सोर्स कैसा होना चाहिए? ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अल्टरनेटिंग नेचर का। मतलब
ईएमएफ का जो सोर्स होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का ही होगा। तो डायरेक्ट करंट के लिए बैटरी से काम चल गया, लेकिन ईएमएफ सोर्स आपको चाहिए होगा डीसी के लिए, और वो ईएमएफ सोर्स कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो अल्टरनेटिंग नेचर का हो। अल्टरनेटिंग नेचर का अब क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है वो भी जरा देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, मान लो ये एक एसी सोर्स है, एसी सोर्स का रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, क्या करते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं और सर्किल में ऐसे साइनोसॉइडल वेव बना लेते हैं, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा एसी सोर्स। तो एसी सोर्स की पहचान क्या होती है, क्या इसका एक अलग प्रॉपर्टी है, वो जरा देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे ही करंट यहां से निकलेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और किसी एक सर्किट में फ्लो हो रहा है मान लो करंट, और जहां पे आपका एसी सोर्स लगा हुआ है, तो एसी सोर्स ऐसा काम करता है कि जैसे करंट यहां से निकल के इस निगेटिव वाले टर्मिनल में पहुंचेगा, क्या करेगा, जैसे करंट यहां से निकल के इस निगेटिव वाले टर्मिनल में पहुंचेगा, ये तुरंत अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल था इसका, वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जरा सर्किट से समझते हैं, और उम्मीद है इजी वे में समझ में आएगा। मान लेते हैं आपके पास ये एक एसी सोर्स है, और एसी सोर्स कहां से कनेक्ट है, एक सिंपल सर्किट कंसीडर कर लेंगे, एक मान लो रजिस्टर है आपके पास इस तरीके से लगा हुआ, ठीक है, और एक ये सिंपल सर्किट है। तो सिंपल सर्किट में आपके पास एक एसी सोर्स है, एक ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो बात करें, जैसे ही करंट, मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये निगेटिव टर्मिनल था, अब जैसे ही करंट यहां से चलना स्टार्ट करेगा, तो करंट यहां से चलना स्टार्ट करेगा, और ऐसे जाते 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 कहां पहुंचेगा, इस निगेटिव टर्मिनल में पहुंचेगा। और जैसे करंट इस निगेटिव टर्मिनल में पहुंचेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ये एसी का जो सोर्स है हमारा, ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा, और इसको पॉजिटिव पोल बना लेगा और इसको निगेटिव पोल बना देगा। तो इनिशियली हमने क्या देखा कि करंट यहां से जा रहा था इस तरीके से, और करंट यहां मिल जा रहा था, लेकिन तुरंत ही बाद हमने देखा कि पोलैरिटी चेंज हो गई। तो अब क्या होगा, अब करंट इधर से निकलेगी, ऐसे निकलेगी करंट, और इस तरीके से जाते हुए और इस वाले टर्मिनल में मिल जाएगी। तो अगर एक पॉइंट एन कंसीडर कर लिया जाए, एक एन पॉइंट कंसीडर कर लिया जाए, और इस एन पॉइंट की हम स्टडी करें, तो देखेंगे कुछ टाइम के लिए सर्किट में या इस एन पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन ये थी, जबकि कुछ टाइम के लिए करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई है ना। दो तरीके की करंट हमने देखी, कुछ टाइम के लिए करंट डाउनवर्ड थी, कुछ टाइम के लिए करंट अपवर्ड हो गई है। तो इसी वजह से इस हाफ ऑफ द पोलैरिटी के लिए करंट हमने देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के निगेटिव में जा रही थी, उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर जैसे सोर्स ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, और अब करंट क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो उसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए हाफ ऑफ द पोलैरिटी को ऐसे शो कर दिया, और हाफ ऑफ द पोलैरिटी को ऐसे शो कर दिया। जितनी बार पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ऐसे चेंज होती रहेगी, ठीक है। कुछ टाइम के लिए करंट ऐसे जाएगा, फिर कुछ टाइम के लिए करंट ऐसे, फिर कुछ टाइम के लिए करंट ऐसे, फिर कुछ टाइम के लिए करंट ऐसे। तो इस तरीके से एक ईएमएफ सोर्स जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, वो इस तरीके से बिहेव करेगा, और उसी के रिजल्ट में आपको अल्टरनेटिंग करंट मिलेगी। आगे बात करते हैं। अब ये अल्टरनेटिंग करंट की बात हो गई, तो अगर एक हम एसी सोर्स की बात करें, कैसे एसी सोर्स की बात करें जो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, जाहिर सी बात है एसी सोर्स है तो अल्टरनेटिंग नेचर का ही होगा। तो अगर हम बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है E = E0 sin ओमेगा टी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, E = E0 sin ओमेगा टी से, मतलब ये इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये क्या है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और ये साइनोसॉइडल फंक्शन लगा हुआ है इसके साथ, जो कि ये बता रहा है कि आपका इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो होगी वो साइनोसॉइडल नेचर की होगी, यानी जैसे साइन फंक्शन वेरी करता है उसी तरीके से आपका सोर्स भी वेरी करेगा, ठीक है, उसका ईएमएफ भी वेरी करेगा। तो अगर हम बात करें यहां से आई की, यानी करंट निकालना चाहें, एसी की बात करें, अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि I = V/R होता है ना, I = V/R होता है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज हमारा ईएमएफ के बराबर है, यानी E/R, और E क्या है, E0 sin ओमेगा t/R। तो I = यहां से E0/R आया, और sin ओमेगा t टर्म आया। अब E0/R को एक हम नया कांस्टेंट मान लेंगे, जिसको हम I0 से रिप्रेजेंट करेंगे,
किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई नॉट से, एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या होगी ये, पीक वैल्यू ऑफ करंट बोली जाएगी। पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बोलेंगे इसको। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा देखते हैं इसमें ओमेगा एक टर्म आ रहा है और एक टर्म आपका दिख रहा है स्मॉल टी, उसके बारे में जरा जानकारी देते हैं, उसके बारे में जानकारी ली जाए क्या होता है। अगर ओमेगा की बात करें तो पहले जान लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, है ना, कितने ऑसिलेशन एक सेकंड में हो रहा है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी से डिफाइन करते हैं। यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल एफ की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होती है। 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होती है। अब बात आती है कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब बात आएगी टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड को जरा समझते हैं। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड का मतलब होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में, मान लो आप किसी एक पीरियोडिक पाथ पर मूव कर रहे हो तो उसके एक कंप्लीट रोटेशन में आपको कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल आप एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हो ऐसे, और सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए हम ये देख रहे हैं कि आप मान लो यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो तो कितने टाइम के बाद यहां पहुंच जा रहे हो, वो कौन बताएगा आपको, आपका टाइम पीरियड बताएगा कि आपने इस कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लिया है, वो कौन बताएगा, टाइम पीरियड बताएगा। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है, क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। सो फ्रॉम हियर टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज, यानी कि कैपिटल टी, और कैपिटल टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर वन कंप्लीट रोटेशन सर्कल के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, 2 पाई, है ना, 2 पाई हो जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है हमारे पास। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू अगर निकालें तो 2 पाई बाई टी हो गई, यानी 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ भी लिखते हैं क्योंकि एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो वहां से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ आ गया। ठीक, तो ये वैल्यू है। अगर यहां से हम ऐसे भी लिखना चाहें, करंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा की जगह 2 पाई एफ इंटू टी से भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात। ठीक, अब अगर हम बात करें इंडिया में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 साइकिल्स पर सेकंड या 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 साइकिल पर सेकंड या 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है जो करंट इंडिया में फ्लो कर रही है। तो यहां तक एसी से रिलेटेड हमने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब जरा बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन वन कंप्लीट साइकिल। क्या होती है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कितनी है वो देखते हैं जरा। तो अगर हम बात करें करंट की, तो करंट को हमने स्टडी कर लिया है, क्या होता है फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, यही फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जरा यहां से देखो, एक चीज और हमने पढ़ रखी बहुत पहले, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोल रहे थे, इसी को तो बोलते थे करंट, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो करंट बोल रहे थे। तो आई इज इक्वल टू कैसे रिप्रेजेंट करते थे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से ही तो रिप्रेजेंट किया जा रहा था वहां पे, है ना, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से ही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे हम। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, यहां से अगर डी क्यू की वैल्यू निकालें तो डी क्यू की वैल्यू आई डी टी होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। अगर हम बात करें एक कंप्लीट साइकिल में नेट चार्ज कितना फ्लो होगा, सो इन वन कंप्लीट साइकिल द नेट चार्ज कैसे मिलेगा, नेट चार्ज यानी Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ
आई डी टी। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टी है, और टी कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से एक कंप्लीट साइकिल तक, तो 0 टू कैपिटल टी, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब जरा यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 टू टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, आई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। आगे बढ़ते हैं, आगे जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना है। क्यू की वैल्यू हमारे पास आई, क्यू की वैल्यू आई है इंटीग्रेशन 0 टू टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, इतनी वैल्यू आई हमारे पास। जरा देखें क्यू को, जरा ध्यान से देखो, तो आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट वो तो कांस्टेंट है, तो वो क्या होगी, बाहर आ जाएगी, आई नॉट बाहर आ गया इंटीग्रेशन साइन के, 0 टू टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखो अगर यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स होता इंटीग्रेशन में, तो हम इसको डायरेक्ट कॉस एक्स लिख लेते, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इट इज नॉट ओनली टी, ये टी नहीं है सिर्फ, ये क्या है, ओमेगा टी है, और वेरिएबल क्या है, टी है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस कॉस ओमेगा टी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा आपको दिक्कत दे रहा है ना, ओमेगा क्या है, एक्स्ट्रा टर्म है। अगर ये ना होता, साइन टी होता, डी होता, तो साइन टी डी को हम कॉस टी लिख देते, लेकिन यहाँ पे ओमेगा आ गया, तो उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसी फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टी के फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हालांकि टी का ही फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा एक टर्म एक्स्ट्रा है, तो उसको हटाना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स, कंसीडर कर लिया हमने। अब ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स कर लिया, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, डी टी हो गया, और ये क्या हो गया, डी एक्स। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स अपॉन ओमेगा भी, पुट कर दो उठा के फटाक से। Q इज इक्वल टू आई नॉट 0 टू टी साइन एक्स डी एक्स हो गया। लेकिन अभी हमने लिमिट नहीं चेंज की, तो लिमिट ये नहीं पुट करेंगे, लिमिट पहले क्या करेंगे, पहले वेरिएबल टी था, तो टी में 0 पुट करो, 0 पुट किया है तो एक्स भी 0 हो गया, यानी ये लोअर लिमिट भी 0 हो गई। अब टी की जगह इस ओमेगा इंटू टी की जगह कैपिटल टी पुट करो, तो इसकी जगह टी पुट किया, तो यहां से 2 पाई बाई टी भी तो इसको लिख सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, तो ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा टी की पूरी वैल्यू जो थी वो जब हमने टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पुट किया, तो ओमेगा टी की वैल्यू आई 2 पाई, तो ये वैल्यू हो गई 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। Q इज इक्वल टू आई नॉट साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और dx देखो dt की जगह हमने क्या पुट करना था, dt की जगह हमें पुट करना था dx बाई ओमेगा, तो dt की जगह dx बाई ओमेगा पुट कर दिया, तो ये हो गया dx बाई, सॉरी देखो क्या पुट करना था हमको, ओमेगा t की जगह हमने dx बाई ओमेगा पुट कर दिया है। अब जरा देखते हैं, तो Q इज इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा, अंदर क्या बचा, 0 टू 2 पाई साइन एक्स dx, तो Q इज इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस को बाहर ले आओ, तो Q इज इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा, माइनस बाहर आया, और ये लिमिट है 0 टू 2 पाई, तो कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, ठीक, कॉस क्या हुआ, माइनस को बाहर ले आए, तो कॉस 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिए, तो Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, अंदर बचेगा आपका, ये हो गया 1 माइनस 1, तो ये हो गया 0। अब जब नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन कंप्लीट रोटेशन कितना है, 0 है, तो Q0, तो यानी I इज इक्वल टू जो कि dq बाई dt था, वो भी कितना हो जाएगा, I भी 0 ही हो जाएगा आपका, ठीक। तो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, पूरा प्रूफ आपके सामने है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रूफ जो हमारा कहता है, हमको देखना है कि चार्ज जो है वो हाफ ऑफ द रोटेशन में कितना फ्लो कर रहा है, ठीक, आई एवरेज निकालना है आपको, कितने में, हाफ ऑफ द रोटेशन में निकालना है, ठीक। तो उसके लिए जरा देखते हैं क्या होगा, लिमिट बस चेंज होगी, बाकी सब वही रहेगा, ठीक। AC in 1 half साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ AC निकालने जा रहे हैं, किसमें, 1 हाफ साइकिल में निकालने जा रहे हैं। तो जरा देखते हैं,
अगर हमको ऑलरेडी पता है, क्या हमको पता है कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ही है। फिर से वही करेंगे, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट Q या I को पहले dQ बाई dt के टर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। यहाँ से dQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, I dt हो जाएगी। अगर dQ की वैल्यू I dt हो गई तो dQ इज इक्वल टू I की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये dt भी इसके साथ में चलेगा। अब यहां से अगर हमको नेट चार्ज चाहिए, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कितना हो जाएगा, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट हो जाएगा Q, और इधर वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। लेकिन अब हमको कहाँ निकालना है, हाफ ऑफ द साइकिल में निकालना है। तो लिमिट कितनी रखेंगे, 0 टू t/2, इतनी लिमिट हो गई। अब इतनी लिमिट के बाद आगे देखते हैं, यहीं पे चला देख लेते हैं। Q इज इक्वल टू आई नॉट, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी dt, और ये टाइम रहा 0 टू t/2, ये टाइम की लिमिट रही। लेकिन फिर से वही देखते हैं जो पिछले वाले इंटीग्रेशन में देखा कि ओमेगा टी क्या है, वो सिर्फ t नहीं लिखा हुआ है। अगर सिर्फ यहाँ पे t होता तो साइन ओमेगा टी को हम क्या कर देते, कॉस ओमेगा टी माइनस का पुट कर देते और इसका इंटीग्रेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी, एक ओमेगा टर्म अलग से आ रहा है, ये वाला टर्म दिक्कत कर रहा है, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन ये साइन एक्स थोड़ी लिखा हुआ है ना, ये साइन टी थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो अलग चीज है, साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है। तो इस ओमेगा को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू आई नॉट, Q इज इक्वल टू क्या किया, आई नॉट, हाँ 0 टू t/2 साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। अब ओमेगा टी यहाँ पे हमने बताया ऑलरेडी आपको कि ये वेरिएबल अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से पुराना वाला मेथड लेट करना पड़ेगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो ओमेगा dt इज इक्वल टू dx हो गया। यहां से अगर हम वैल्यू निकालें dt की तो dt इज इक्वल टू dx बाई ओमेगा हो गया। अब जरा q की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट 0 टू अभी लिमिट नहीं पुट करते हैं, साइन x dx पुट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ओमेगा टी हमने x लेट कर लिया तो साइन ओमेगा टी कितना हो गया, साइन x हो गया, dx हो गया। लेकिन ये वाला टर्म भी तो आएगा, dt की जगह dx बाई ओमेगा रखना है हमको, ये नहीं ध्यान देना, ये अगर छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। साइन x dx की जगह dx बाई ओमेगा पुट करना है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट। अब जरा बात करते हैं लिमिट पे, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा बात करते हैं लिमिट पे। लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ t इज इक्वल टू कितना पुट करना है, पहले हमको t इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x भी 0 हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू t/2 पुट करना है, तो ओमेगा t की वैल्यू जरा देखते हैं, ठीक। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तो 2π/t है, और इस t की जगह हमको t/2 पुट करना है, तो t/2 ओमेगा t की वैल्यू कितनी आई, पाई आ गई, ओमेगा t की वैल्यू कितनी, पाई, तो 0 टू पाई लिमिट जाएगी, साइन x dx हो गया ये। अब अगर यहां से अगर q की बात करें तो ये हो गया आई नॉट बाई ओमेगा इन ब्रैकेट, साइन का हो गया माइनस कॉस x, और ये हो गया 0 टू पाई। आगे बढ़ते हैं जरा, q की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई ओमेगा, माइनस साइन बाहर भेज दो, कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक। तो q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, कॉस पाई होता है -1 और ये भी -1, तो हो गया 2 आई नॉट बाई ओमेगा, इतना हुआ ना, 2 आई नॉट बाई ओमेगा, इतनी वैल्यू हमारे पास आई है, 2 आई नॉट बाई ओमेगा, इतनी वैल्यू आई है हमारे पास। अब जरा ओमेगा की वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू पुट करके देखते हैं ये वाली, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q इज इक्वल टू आई नॉट, जो कि 2 आई नॉट है, बाई ओमेगा की जगह 2π/t पुट करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, q की वैल्यू क्या आई, आई नॉट बाई पाई इंटू टी, ये वैल्यू आई किसकी, चार्ज की। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, चार्ज कितना है, आई नॉट टी अपॉन पाई, और साथ में अपॉन में टी बाई
2 भी तो होगा क्योंकि हाफ ऑफ द साइकिल निकालना है। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी 2 ऊपर जाएगा 2I0/पाई, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये करंट की वैल्यू आई इन कितने में, हाफ ऑफ द साइकिल में, यानी इसको हम आई एवरेज लिखेंगे इन हाफ ऑफ द साइकिल 2I0/पाई, जिसकी वैल्यू 0.637I0 के बराबर भी होती है। तो आई एवरेज की वैल्यू यहां से कितनी आई, 2I0/पाई, दैट इज इक्वल टू 0.637I0। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।